नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन राधेश्याम यादव इनसाइट स्ट्रीम की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 25 मई 2024, वीडियो रिकॉर्डिंग का समय शाम के 4:15। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है। और ये जो सवाल है काफी समय से पूछा जाता रहा है लोगों में कि क्या अमेरिकी डॉलर, उसका जो महत्व है, उसका जो वर्चस्व है, वो घट रहा है, वो कम हो रहा है। डॉलर का पहले थोड़ा इतिहास जानते हैं कि डॉलर एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी कैसे बना, एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी कैसे बना। 1944 जब दूसरा विश्व युद्ध जो था अपने अंतिम चरण में था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका में, और यहाँ पर जो है 44 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और यहाँ पर एक समझौता किया गया कि अमेरिकी डॉलर जो है आने वाले समय में जो है वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, दुनिया के जो है एक तरीके से कॉमन करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद ही जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया, उसके बाद यही एग्रीमेंट आगे चल के आधार बना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो ये जो था एक शुरुआती इतिहास है कि डॉलर जो है एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी कैसे बना। अब हम लोग थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक नागरिक है श्रीलंका का और वो जाना चाहता है मेक्सिको। दोनों राष्ट्र जो है समुद्र के अलग अलग छोर पे हैं और दोनों ही राष्ट्रों का जो है आपसी व्यापार काफी सीमित है। पर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ से श्रीलंका से मेक्सिको घूमने जाना चाहता है, तो श्रीलंका का जो करेंसी है, श्रीलंका की जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, वो मेक्सिको में स्वीकार नहीं की जाएगी। जो व्यक्ति श्रीलंका से मेक्सिको जा रहा है उसे मेक्सिकन करेंसी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में उसे ये पैसे कहां से मिलेंगे? उसके लिए जो जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी वो है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर क्योंकि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी माना जाता है, दुनिया की हर एक मुद्रा, हर एक राष्ट्रीय मुद्रा जो है डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर के बदले जो है खरीदी जा सकती है। और जिसके कारण ये व्यक्ति जो श्रीलंका से है वो श्रीलंका का जो करेंसी है उसका प्रयोग करेगा, उससे वो डॉलर खरीदेगा। और जब वही व्यक्ति मेक्सिको पहुंचेगा, वहां पर इसी डॉलर को मेक्सिकन गवर्नमेंट को देकर के, मेक्सिकन गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं, बैंक्स हैं, फॉरेक्स बैंक्स हैं, उनको देकर के वहां से मेक्सिकन पेसोस जो है वो ले लेगा और फिर जो है वो अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकता है। डॉलर कुछ इस प्रकार का काम करता है जब बात आती है किसी एक व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाने की। कुछ इसी तरीके से व्यापार के क्षेत्र में भी डॉलर का प्रयोग किया जाता है। दो राष्ट्र जो कि एक दूसरे के साथ में व्यापार करना चाहते हैं, पर दोनों ही राष्ट्रों की जो मुद्राएं हैं, मान लेते हैं भारतीय रुपया और जापानी येन, दोनों ही मुद्राएं जो है आपसी में जो है एक्सचेंजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि येन जो है दुनिया के कुछ देश स्वीकार करेंगे पर हर एक देश उसका स्वीकार नहीं करेगा। वही भारत की जो मुद्रा है वो भारत, नेपाल और भूटान छोड़ करके अन्य देशों में जो है ज्यादा कहीं भी स्वीकार नहीं की जाती है। जिसके कारण अगर एक भारतीय कंपनी जो है जापान से कुछ खरीदना चाहती है तो उसे भारतीय रुपए को सबसे पहले अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डॉलर में जो है जापान को पैसे देने होंगे। फिर जापान की जो कंपनी है इसी डॉलर को जो है येन में कन्वर्ट कर लेगी और इस प्रकार जो है दोनों ही कंपनियों के बीच में, दोनों ही राष्ट्रों के बीच में जो व्यापार है वो पूरा होगा, संपन्न होगा। ये तो इस प्रकार जो है डॉलर का दुनिया में प्रयोग किया जाता है, चाहे व्यक्तिगत तौर पे किया जाए या फिर व्यापार के लिए किया जाए। राष्ट्रों का जो आपसी लेन देन है उसमें भी जो है डॉलर इसी प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम थोड़ा समय में आगे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूस ने जो है अमेरिका के और नेटो के जो पूर्वी तरफ बढ़ रहे एक्सपांशन है, नेटो का जो एक्सपांशन कर रहे हैं और जो यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की जो तैयारी चल रही थी, उसके विरोध में जो है रूस ने जो है यूक्रेन को कई बार चेतावनी भी दी और इसके बावजूद जो है यूक्रेन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा था, जिसके चलते रूस ने जो है यूक्रेन पर जो है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन डिक्लेयर किया। हालांकि ये अपने आप में एक युद्ध ही है, भले इसे कुछ भी नाम दिया जाए। अब इसके ऊपर जो है एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। आज का मुद्दा डॉलर का है। तो जब अमेरिका ने इस बात को देखा, वो यूक्रेन की मदद करना चाहता था, पर
एक सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका के सामने ये थी कि रूस एक परमाणु महाशक्ति है, एक सैनिक महाशक्ति है। दुनिया के अगर महाशक्तियों को देखा जाए, सैनिक ताकतों को देखा जाए, तो सबसे पहले अमेरिका को माना जाता है, दूसरे दर्जे पर जो है रूस है, तीसरे पर चीन और चौथे पे भारत को माना जाता है। तो एक ऐसा देश जो कि पहले नंबर पे है और रूस जो कि दूसरे नंबर पे है, दोनों की सेनाएं आमने सामने हो तो ये एक वैश्विक स्तर पे जो है एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसे आप वर्ल्ड वॉर 3 मान सकते हैं अगर दो परमाणु महाशक्तियां आमने सामने आए तो यहाँ पे क्या किया जाए? अमेरिका ने रास्ता चुना आर्थिक पाबंदियों का, फाइनेंशियल सैंक्शंस का। इन सैंक्शंस को कैसे लागू किया जाए? क्योंकि अमेरिकी डॉलर जो है वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, इसीलिए अमेरिका जो है डॉलर को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है जिसे हम लोग स्विफ्ट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, यहां से जो है रूस को फरवरी 2022 में जो है पाबंदित कर दिया गया, उनके ऊपर रोक लगा दी गई। अब रूस जो है किसी भी देश से स्विफ्ट का प्रयोग करके जो है उनके साथ में जो है किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं कर सकता था। तो जब ऐसा किया गया, अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट, क्योंकि दोनों ही अमेरिका के नियंत्रण में है, किसी भी देश पे लगाई गई इस तरीके की पाबंदी जो है उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है एक तरीके से बेहद घातक हो सकती है। और शुरुआती महीनों में जो है रूस को जो है इसका काफी खामियाजा भुगतना भी पड़ा। अब इसका एक रूस से थोड़ा हट करके एक उदाहरण लेते हैं ईरान का। 2018 में अमेरिका जो है ईरानियन न्यूक्लियर डील जो कि दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी, उसको जो है अमेरिका ने यूनिलैटरली, मतलब एक तरफा उससे हटने का फैसला किया और ईरान के विरुद्ध जो है डॉलर और स्विफ्ट दोनों की तरफ से पाबंदी लगा दी गई। ईरान यूरोपीय देशों के साथ में जो है इस दौरान जो है व्यापार करता रहा था और ईरान का और यूरोपीय देशों का जो व्यापार था वो तकरीबन 11 अरब डॉलर का था। जब स्विफ्ट से और डॉलर की पाबंदियां ईरान पे लगाई गई तो यही व्यापार एक साल के अंदर जो है 500 मिलियन डॉलर तक आ गया। हालांकि ये जो व्यापार है किसी भी प्रकार से इलीगल नहीं था, गैर कानूनी नहीं था। बस यहाँ पे एक रुकावट थी कि ईरान डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकता, स्विफ्ट का प्रयोग नहीं कर सकता, जिसके चलते तकरीबन 10.5 अरब डॉलर का नुकसान ईरान को एक वित्तीय वर्ष में जो है उठाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि और कोई साधन नहीं था यूरोपीय देशों के साथ में व्यापार करने का। तो इस प्रकार जो है अमेरिका जो है किसी भी राष्ट्र को जो है स्विफ्ट और डॉलर से बाहर कर सकता है। अब हम वापस रूस पे आते हैं। रूस में जब ये पाबंदियां लगाई गई तो रूस का उस समय 300 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पश्चिमी देशों में थी और ये पाबंदी लगने के बाद जो है, आर्थिक पाबंदी लगाने के बाद जो है रूस की बहुत ज्यादा संपत्तियां, करीब करीब पूरी संपत्ति जो कि पश्चिमी राष्ट्रों में थी, उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया पश्चिमी राष्ट्रों में और खास तौर पे अमेरिका ने। ऐसा कैसे किया गया? इनको किसने अधिकार दिया? अक्टूबर 1977 में अमेरिका में एक नियम बनाया गया और वो नियम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। और ये जो नियम है अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है अधिकार देता है, ये ताकत देता है कि दुनिया में होने वाली किसी भी घटना को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति अगर चाहे तो एक आर्थिक आपदा के तौर पे या फिर नेशनल इमरजेंसी के तौर पे मान सकते हैं और जिस राष्ट्र के कारण यह हो रहा है उस राष्ट्र की जो संपत्ति है, चाहे वो पश्चिमी राष्ट्रों में हो या फिर अमेरिका में हो, उसे जो है फ्रीज कर सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं। और इसी राष्ट्र के साथ अगर युद्ध हो जाता है तो उस संपत्ति को जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया जा सकता है, उसका अधिकार छीन लिया जा सकता है। जब रूस के साथ ऐसा हुआ, और जैसे मैंने पहले कहा, रूस एक सैनिक महाशक्ति है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैनिक महाशक्ति उसे माना जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार आज की तारीख में रूस के पास है। अमेरिका दूसरे नंबर पे आता है। जब एक ऐसे राष्ट्र के साथ में जो है ये पाबंदियां लगाई जा सकती हैं तो इस बात में कोई शक नहीं था कि अमेरिका जो है दूसरे देशों के खिलाफ किस प्रकार इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है
और ये जो है एक बेहद चिंता का विषय बना कई राष्ट्रों के लिए, खासतौर पे वो राष्ट्र जो कि अमेरिका के मित्र तो नहीं है पर शत्रु भी नहीं है, वो दोनों के कहीं बीच में आते हैं। और वो राष्ट्र जिनको ऐतिहासिक रूप से अमेरिका पहले भी सैंक्शन कर चुका है। चीन के खिलाफ सैंक्शन आ चुके हैं, भारत के खिलाफ भी जब परमाणु परीक्षण किया था भारत ने पोखरण में, उसके बाद आर्थिक सैंक्शंस लगाए गए थे अमेरिका द्वारा। और भी कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनके खिलाफ जो आर्थिक सैंक्शंस अमेरिका लगा चुका है या फिर लगाता रहा है और समय समय पे अपने एजेंडा के हिसाब से जो है उसे वापस भी करता रहा है। तो ऐसा होना रूस के साथ जो है एक बहुत बड़ा सवाल बन गया, प्रश्न चिन्ह बन गया उन राष्ट्रों के लिए जो कि अमेरिकी डॉलर और उसके स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर निर्भर करते हैं अपने इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2015 में ब्रिक्स राष्ट्रों ने यह तय किया कि हम अपना एक पैरेलल सिस्टम तैयार करेंगे स्विफ्ट की बराबरी के लिए, और हर एक देश ने, जिसमें रशिया, ब्राजील, इंडिया और चाइना शामिल है, चारों राष्ट्रों ने अपने इंडिपेंडेंट सिस्टम्स तैयार किए। और इसका जो फायदा है रूस ने जो है इन आर्थिक पाबंदियों के बाद जो है उठाया है। फरवरी 2022 का अगर हम आंकड़ा देखें, रूस और चीन के बीच में जो व्यापार था अपनी डोमेस्टिक मुद्राओं में, व्यापार तो काफी बड़ी मात्रा में था, पर जो डोमेस्टिक करेंसीज है, रूस का रूबल और चीन का युआन, इनका प्रयोग करके जो व्यापार किया जाता था उसकी कीमत जो है तकरीबन 250 मिलियन डॉलर थी। पर और ये जो आंकड़ा है फरवरी 2022 का है, 250 मिलियन का। वहीं जब आर्थिक पाबंदियां लगाई गई फरवरी मार्च में अमेरिका द्वारा रूस के ऊपर, तो यही आंकड़ा मई 2022 मतलब कुछ ही महीनों के दरमियान जो है बढ़ करके 3.5 अरब डॉलर का हो गया। इसका जो लाभ हुआ वो ये हुआ कि रूस जो है आर्थिक पाबंदियों के बावजूद जो है चीन के साथ और अपने अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ जो है व्यापार करता रहा। रूस और ईरान भी इसी प्रकार से जो है व्यापार करते रहे हैं। ईरान के ऊपर काफी पहले से आर्थिक पाबंदियां लगी हुई हैं और इसीलिए जो है ईरान और रूस आपसी करेंसीज में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। 60% से अधिक ट्रेड रूस और ईरान का जो है अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में होता है। इसी प्रकार जो है ब्राजील और चाइना भी जो है आपसी मुद्राओं में व्यापार बढ़ा रहे हैं। भारत और रूस जो है अपनी मुद्राओं में जो है आपसी व्यापार 2022 से, वित्तीय वर्ष 2022-23 से जो है करते रहे हैं। पर अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो अमेरिकी डॉलर को जो चुनौती मिल रही है वो कुछ राष्ट्रों से नहीं मिल रही है। रूस, चीन, भारत, ब्राजील, ईरान, ये सब चुनौती दे रहे हैं डॉलर को। पर जो सबसे ज्यादा चुनौती है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो आ रही है ब्रिक्स, ये जो राष्ट्रों का जो संगठन है इससे। ब्रिक्स वो राष्ट्र हैं जो कि अपनी खुद की करेंसी, ग्लोबल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है। अगस्त 2024 में कजान, जो कि रूस का एक शहर है, वहां पे जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है, माना जाता है कि वहां पे जो है इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी। और अगर ये करेंसी लॉन्च नहीं भी होती है तो भी इस दिशा में जो है काम आगे क्या बढ़ाया गया है या फिर इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है माना जाता है कि इस सम्मेलन के बाद जो है पब्लिक की जाएंगी। ये जो ब्रिक्स राष्ट्र हैं, अगर आप इनका जीडीपी देखें तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया का 33% जीडीपी, मतलब 1/3 जीडीपी जो है इन राष्ट्रों के हाथ में है, इन राष्ट्रों के थ्रू है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पैरेलल ट्रेडिंग ब्लॉक है। जबकि G7 राष्ट्र, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, G7 राष्ट्र जो है करीब 29% जीडीपी दुनिया का परचेसिंग पावर पैरिटी में जो है कंट्रोल करते हैं। मतलब ये जो ब्रिक्स राष्ट्रों का जो ब्लॉक है अभी से ही जो है G7 से बड़ा माना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, G7 राष्ट्रों का जो जीडीपी का ग्रोथ है, उनका जो विकास दर है, वो हर साल 1% के आसपास है। वहीं ब्रिक्स राष्ट्रों की जो विकास दर है वो 3.6% के आसपास है। तो ये बात तो एकदम से साफ है कि ब्रिक्स राष्ट्र जो है आने वाले समय में जो है एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करेंगे अमेरिकी डॉलर के लिए। पर क्या इससे जो है अमेरिकी डॉलर का जो वर्चस्व है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अगर ये नई मुद्रा आती है? तो इसका सवाल आज की तारीख में है नहीं, इस सवाल का जवाब है नहीं। और इसका कारण ये है कि डॉलर आज भी जो है दुनिया की 59% ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है।
औसतन 59% जो है करीब करीब दुनिया के हर एक जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो डॉलर अपने पास रखे हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है 59% का, ये पिछले 25 साल का सबसे कम है। इतना कम डॉलर का जो रिजर्व स्टेटस है नहीं हुआ था। ये पहली बार है कि 25 साल में पहली बार है कि डॉलर इतना नीचे आया है एक रिजर्व करेंसी के तौर पे, और बाकी मुद्राओं का जो शेयर है इसमें वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो है, हालांकि डॉलर का जो प्रयोग है वो कम हुआ है, पर वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं वो भी अमेरिकी ट्रेजरीज कम खरीद रहे हैं, वो गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एशिया में अगर देखा जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष में चीन ने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा था, सोना खरीदा था। रूस और भारत ने भी काफी ज्यादा गोल्ड खरीदा था। यूरोप में देखा जाए तो जर्मनी ने जो है सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा था। वहीं यूएस ट्रेजरीज के खरीद उसने जो है कम की थी। तो इसलिए जो है डॉलर जो है आज चुनौती का सामना कर रहा है, पर आने वाले कुछ समय तक जो है डॉलर जो है एक अपना वर्चस्व जो है वो मार्केट में बनाए रखेगा। हाँ, 10 या 20 साल बाद हो सकता है कि ये जो स्थिति है काफी हद तक बदल जाए, क्योंकि अगर डॉलर का प्रयोग और अमेरिका के जो स्विफ्ट सिस्टम है इसका प्रयोग एक हथियार के तौर पे किया जाएगा, तो इस बात पर कोई शक नहीं है कि करीब करीब हर एक राष्ट्र जो कि डॉलर पर निर्भर है वो अपने लिए जो है एक अलग रास्ता ढूंढेगा, ताकि वो भविष्य में जो है अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों का शिकार ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।